क्या दोस्तों आपको पता है दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन कहां बनाई गई है? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 6 जनवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से सुपर से भी ऊपर यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए बिना वक्त गंवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है संजय कपूर ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए संजय कपूर। और संजय कपूर ने इस चुनाव में किसको हराया है? PRV राजा को हराकर वो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है संजय कपूर। इमेज में आप देख सकते हैं। तो डॉक्टर संजय कपूर चुनाव में किसको हराया है? डॉक्टर संजय कपूर ने चुनाव में हराया है पूर्व अध्यक्ष PRV राजा को। और PRV राजा अध्यक्ष पद के चुनाव में उत्तर प्रदेश के डॉक्टर संजय कपूर से 31-33 से हार गए हैं। और जब बात करते हैं अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की यानी कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की, तो इसके नए अध्यक्ष डॉक्टर संजय कपूर किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से है। और सचिव कौन है? तो हमारे अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के सचिव है भरत सिंह चौहान। इमेज में देख सकते हैं, यह है भरत सिंह चौहान और यह है डॉक्टर संजय कपूर। और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के कोषाध्यक्ष कौन है? नरेश शर्मा। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मुफ्त इलाज के लिए दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन किसने बनाई है? मुफ्त इलाज के लिए दुनिया की पहली इस तरह की हॉस्पिटल ट्रेन बनाई है हमारे ही देश भारत ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडिया। लेकिन यह हॉस्पिटल ट्रेन का नाम क्या रखा गया है? तो यहां आप पढ़ सकते हैं लाइफलाइन एक्सप्रेस। क्या रखा गया है? लाइफलाइन एक्सप्रेस यह हॉस्पिटल ट्रेन का नाम रखा गया है। तो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन से जुड़े हुए। कुछ फैक्ट की पहले बात करें, इंडियन रेलवे ने बहुत बड़ी पहल करते हुए दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाई है। और पूरी दुनिया में अभी तक किसी भी देश ने इस प्रकार की स्पेशल ट्रेन की शुरुआत नहीं की है। और इस ट्रेन में मरीजों के फ्री इलाज की व्यवस्था है, यानी कि मुफ्त में इलाज किया जाएगा। हमारे भारत देश के दूर दराज इलाकों में जो लोग बसते हैं उनके लिए यह हॉस्पिटल की ट्रेन है वो काफी फायदेमंद होगी। तो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, रेलवे के मुताबिक इस हॉस्पिटल ट्रेन को क्या नाम दिया गया है? लाइफलाइन एक्सप्रेस। लाइफलाइन एक्सप्रेस इस हॉस्पिटल ट्रेन का नाम। और लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन किस रेलवे स्टेशन पर तैनात है? तो याद रखो असम के बदरपुर स्टेशन पर यह लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन को यहां दोस्तों तैनात किया गया है। नाम मत भूलिएगा इस लोकेशन का, असम के बदरपुर स्टेशन पर इसे तैनात किया गया है। और हॉस्पिटल ट्रेन में कुछ खास सुविधाएं हैं। वो कौन कौन सी सुविधाओं से लैस है यह हमारी ट्रेन? तो अत्याधुनिक तकनीकी उपकरण लगाए गए हैं, डॉक्टर्स की टीम भी तैनात की गई है, 2 मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर भी इसमें तैयार किए गए हैं, 5 ऑपरेटिंग टेबल समेत ऐसी तमाम सुविधाओं से लैस हमारी यह हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस। ओके, तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली? दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे नए केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन ये दोनों नए केंद्र शासित प्रदेश की सिर्फ एक ही हाई कोर्ट है। और यह संयुक्त उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है पंकज मित्तल ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंकज मित्तल। लेकिन पंकज मित्तल ने किसका स्थान लिया है? गीता मित्तल का स्थान लिया है। तो देखो दोस्तों और भी क्वेश्चन,
न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने दिलाई? तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने किसका स्थान लिया है? तो पंकज मित्तल ने स्थान लिया है गीता मित्तल का। क्लियर। और जब बात करते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की दो कैपिटल है, एक है जम्मू और दूसरी है श्रीनगर। लेकिन श्रीनगर कौन सी सीजन में और जम्मू कश्मीर कौन सी सीजन में जम्मू कश्मीर की कैपिटल होती है? आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच जो डिवाइडिंग लाइन है इसको क्या नाम दिया गया है? ओके, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो डिवाइडिंग लाइन है इसको क्या नाम दिया गया है? चौथा क्वेश्चन, हाल ही में राज्य में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए इनामी राशि में बढ़ोतरी किसने की है? हाल ही में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए इनामी राशि में बढ़ोतरी की है राजस्थान राज्य की सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार ने राज्य में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और ओलंपिक, एशियाई तथा राष्ट्रमंडल जैसे अंतरराष्ट्रीय खेलों में पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली इनामी राशि में 3 से 4 गुना तक की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। और हम पहले बात करते हैं ओलंपिक खेलों की। तो ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर दी जाने वाली 75 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर राजस्थान सरकार ने कर दिया है 3 करोड़ रुपए। और रजत पदक जीतने पर दी जाने वाली राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिए हैं तथा कांस्य पदक जीतने पर दी जाने वाली राशि को 30 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की मंजूरी दे दी है राजस्थान राज्य की सरकार ने। और यह बात हुई ओलंपिक खेल की। लेकिन एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, तो इनके बारे में क्या प्रावधान किया गया है राजस्थान राज्य की सरकार के द्वारा? इस प्रकार एशियाई खेलों तथा राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर राजस्थान के खिलाड़ियों को दी जाने वाली राशि को 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने पर मिलने वाली राशि को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 60 लाख रुपए तथा कांस्य पदक जीतने पर दी जाने वाली राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने का निर्णय राजस्थान की सरकार ने लिया है। और जब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की, तो यहां आप मैप में देख सकते हैं यह है राजस्थान। राजस्थान यहां पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और यहां पर मध्य प्रदेश और गुजरात से सटा हुआ है। साथ ही वो अपनी बॉर्डर दोस्तों पाकिस्तान से भी साझा करता है। राजस्थान की कैपिटल का नाम है जयपुर और जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। हाल ही में पत्रिका गेट का लोकार्पण भी जयपुर में किया गया। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। और राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी। और राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्य कौन कौन से हैं? घूमर, चंग और कालबेलिया। और राजस्थान में चंबल नदी पर 2 परियोजनाएं हैं, एक है जवाहर सागर परियोजना और दूसरी है राणा प्रताप सागर परियोजना। तो यह फैक्ट आपको हमेशा के लिए याद रखने चाहिए, मैंने कई बार बताए। यदि आपको रिवाइज करना मैं चाहूं तो दोस्तों समय के अंतराल में 15-20 दिनों में मैं एक बार इसे रिवाइज कराता हूं। 5वां क्वेश्चन, बेंगलुरु शहर में बिजली वितरण प्रणाली के नवीनीकरण के लिए भारत ने किसके साथ $10 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बेंगलुरु शहर में बिजली वितरण प्रणाली के नवीनीकरण के लिए भारत सरकार ने $10 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन किसके साथ? एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ADB। बेंगलुरु स्मार्ट ऊर्जा कारगर बिजली वितरण परियोजना के समझौते पर वित्त मंत्रालय के अपर सचिव डॉक्टर CS महापात्रा और एशियाई विकास बैंक के भारत में प्रभारी श्री हो यू जिओंग ने हस्ताक्षर किए हैं। और ओवरहेड वितरण लाइनों, जो इस तरह की ओवरहेड वितरण लाइनें हैं, तो इन लाइनों को अंडरग्राउंड केबल में परिवर्तित करने से ऊर्जा कारगर वितरण नेटवर्क बनाने, तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान कम करने और प्राकृतिक आपदाओं के कारण बिजली में न्यूनतम रुकावट हासिल करने में यह ऋण समझौता है वो हमारे लिए काफी मददगार होगा। और जब समझौता किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, तो ADB के बारे में मैंने आपको 3 दिन पहले ही बताया था।
एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, आपको याद है, मेरे साथ साथ बोलिए। एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मात्सुगो असाकावा। एडीबी का उद्देश्य क्या है? एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। और एडीबी की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1966 में एडीबी की स्थापना हुई। और एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? फिलीपींस के मनीला में। एडीबी के कुल सदस्य देश कितने हैं? 68, जिनमें से 48 एशिया और प्रशांत क्षेत्र के, जबकि बाकी 19 अन्य क्षेत्र के हैं। क्लियर? छठा क्वेश्चन, सुर्खियों में रही पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? इमेज में देख सकते हैं, बहुउद्देशीय यह पोलावरम परियोजना वो गोदावरी नदी पर अवस्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोदावरी। और गोदावरी बोले तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोविड के दौरान भी राज्य सरकार द्वारा उठाए गए उचित कदमों के कारण पोलावरम परियोजना का कार्य रुका नहीं है। महामारी के दौरान परियोजना का 1.41 लाख घन मीटर कंक्रीट कार्य पूरा किया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं। और जब यह पोलावरम परियोजना की बात करते हैं तो दोस्तों यह किस नदी पर? यह है गोदावरी नदी पर, यहां पर अवस्थित है। और इस परियोजना से आसपास के गांवों की 28.5 लाख जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध होगा और पर्यटन, मत्स्य पालन, जल मार्ग तथा कई अन्य क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा इस परियोजना के पूर्ण होने से। और जून 2019 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश में पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य की अवधि को 2 वर्ष आगे बढ़ा दिया है। और इस परियोजना के अंतर्गत गोदावरी नदी पर बांध बनाया जाना परिकल्पित है। और बांध की अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी? तो 48 मीटर इसकी अधिकतम ऊंचाई निर्धारित की गई है। और इस परियोजना से लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। कितनी? 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। और वर्ष 2014 में सरकार ने पोलावरम परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना भी घोषित किया था। और जब यह परियोजना आकार ले रही है गोदावरी नदी पर, तो गोदावरी से जुड़े कुछ फैक्ट की बात करें तो यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट के ढालों से निकलती है। कहां से? महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढालों से यह नदी का उद्भव होता है, उद्गम होता है। और इस नदी की लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है और यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वैनगंगा तथा पैनगंगा, यह गोदावरी की सहायक नदियां। और जब बात करते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश की, जहां पर यह परियोजना बनने जा रही है, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल का नाम क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। और आंध्र प्रदेश भाषा के तौर पर अलग होने वाला भारत देश का पहला राज्य भी बना था 1953 में। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है यंगस्टर जगन मोहन रेड्डी। इमेज में आप देख सकते हैं। और आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है काला हिरण। और आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी है रामाचिलुका, जो एक तोता है। और एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, यदि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में अवस्थित है, तो हमारा आंसर होना चाहिए आंध्र प्रदेश। 7वां क्वेश्चन, न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? न्यायमूर्ति एस मुरलीधर वो अब बन गए हैं ओडिशा राज्य में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा। और न्यायमूर्ति एस मुरलीधर को पद और गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई? तो ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने भुवनेश्वर में राजभवन में आयोजित एक समारोह में एस मुरलीधर को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। ओके। और जब बात करते हैं दोस्तों यह महत्वपूर्ण पद का, यानी कि न्यायमूर्ति, तो हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में हमारे यह न्यायालय के बारे में जिक्र किया गया है? आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और न्यायमूर्ति मुरलीधर की ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किसने की? तो नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति
हमेशा राष्ट्रपति करते हैं और वर्तमान हमारे राष्ट्रपति बोले तो रामनाथ कोविंद ने एस मुरलीधर की ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की है। लेकिन शपथ किसने दिलाई, तो हमें याद रखना है हमारे इस राज्यपाल को, ओडिशा के राज्यपाल को। और ओडिशा मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले एस मुरलीधर कहां कार्यरत थे? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कार्यरत थे और वो अब बन गए हैं ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पोंगल त्योहार शुरू हुआ? पोंगल त्योहार हाल ही में शुरू हुआ है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु का यह पोंगल एक प्रमुख त्योहार है जो हाल ही में शुरू हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने पोंगल त्योहार को देखते हुए राज्य के 2 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को पोंगल उपहार देना शुरू किया है, यानी कि तमिलनाडु सरकार पोंगल उपहार भी लोगों को प्रदान करेगी और लाभार्थियों को उपहार के साथ 2500 रुपये की नगद राशि भी दी जाएगी तमिलनाडु सरकार के द्वारा। और जब बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु से जुड़ा हुआ यह फैक्ट आपको याद रखना है, मैंने यह क्वेश्चन के रूप में आपको बताया था। हाल ही में सुर्खियों में रहा ताड़ गुड़ किस राज्य का प्राकृतिक मिठास से युक्त उत्पाद है? इमेज में देख सकते हैं ताड़ गुड़, यह तमिलनाडु राज्य का एक प्राकृतिक मिठास युक्त उत्पाद है। नाम मत भूलिएगा, ताड़ गुड़ तमिलनाडु। और तमिलनाडु की बात करें तो यहां देख सकते हैं दोस्तों, दक्षिण में स्थित है यह तमिलनाडु, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के साथ अपनी बॉर्डर साझा करता है। तमिलनाडु की कैपिटल का नाम है चेन्नई। तमिलनाडु के राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है इडप्पाडी के पलानीसामी। और तमिलनाडु का प्रमुख भोजन है चावल। तमिलनाडु का लोकप्रिय और प्रसिद्ध नृत्य है भरतनाट्यम। और मीनाक्षी मंदिर का मुख्य आकर्षण ऊंचे गोपुरम, यानी कि मीनाक्षी मंदिर भी स्थित है तमिलनाडु में। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में अंटार्कटिका के लिए 40वां वैज्ञानिक अभियान किसने शुरू किया है? अंटार्कटिका के लिए 40वां वैज्ञानिक अभियान भी शुरू किया है हमारे ही देश भारत ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत। भारत ने अंटार्कटिका के लिए 40वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। इसके साथ ही देश के दक्षिणी श्वेत महाद्वीप बोले तो अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अभियान के 4 दशक पूरे हो गए, यानी कि हमने यह अंटार्कटिका में जो अभियान शुरू किए इनके 4 दशक यानी कि तकरीबन 40 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। और अभियान के 43 सदस्यों वाले दल को गोवा से रवाना किया गया है। कहां से? गोवा से रवाना किया गया। और चार्टर्ड आइस क्लास पोत MV वासिली गोलोवनिन में सवार यह दल 30 दिन में अंटार्कटिका पहुंचेगा। कितने दिन में? 3 दिन में यह दल हमारा है वो अंटार्कटिका पहुंचेगा। और 43 में से 40 सदस्यों को वहां छोड़ने के बाद यह पोत अप्रैल में भारत लौट जाएगा। यह पोत इससे पहले वहां गए दल को वापस भी लेकर आएगा। 10वां क्वेश्चन, भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण के लिए निर्णायक समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? यह 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आयोजित होने जा रहा है गोवा में और इस संस्करण के निर्णायक समिति के अध्यक्ष होंगे पाब्लो सीजर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पाब्लो सीजर। और 51वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात करें तो निर्णायक समिति के अध्यक्ष अर्जेंटीना के पाब्लो सीजर होंगे। लेकिन यह 51वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब आयोजित होगा? 16 से 24 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। लेकिन आयोजित कहां होगा? गोवा में। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, आप ध्यान रखो। 51वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत किस फिल्म से होगी? तो फिल्म की शुरुआत होगी थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म एंड द राउंड से। कौन सी? एंड द राउंड फिल्म से इसकी शुरुआत होगी। और कान फिल्मोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार विजेता कौन बने थे? तो इसी फिल्म एंड द राउंड फिल्म में शानदार अभिनय के लिए मैड्स मैकेलसन को यह कान फिल्मोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। और आगे बात करें क्वेश्चन की, 51वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस फिल्म का विश्व प्रीमियर देखने को मिलेगा? मेहरुनिसा का यहां विश्व प्रीमियर देखने को मिलेगा। कौन सी फिल्म? मेहरुनिसा। और 51वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन
24 जनवरी को कियोशी कुरोसावा, क्या नाम है, कियोशी कुरोसावा के ऐतिहासिक नाटक वाइफ ऑफ अ स्पाई के भारतीय प्रीमियर से इसका समापन होगा। और फिल्मोत्सव को पहली बार हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है। इसमें ऑनलाइन और इन पर्सन दोनों अनुभव शामिल होंगे। और 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दुनिया भर की कुल कितनी मशहूर फिल्में प्रदर्शित की जाएगी? 224 फिल्में इस महोत्सव में प्रदर्शित की जाएगी। 11वां क्वेश्चन, चक्रवाती तूफान यासा ने निम्न में से किस देश में भारी तबाही मचाई? यासा नामक एक चक्रवाती तूफान जो हाल ही में आया था फिजी देश में, वहां पर भारी तबाही मचाई है यह यासा नामक तूफान ने। किस देश में? फिजी देश में। और यासा साइक्लोन की बात करें तो फिजी में कैटेगरी 5 उष्णकटिबंधीय चक्रवात यासा से प्रभावित हुआ था और चक्रवात से प्रभावित करीब 20,000 लोगों ने सरकारी शेल्टर होम की शरण ली थी। और चक्रवात की चपेट में आने से 2 लोगों की जान चली गई, वहीं दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। इमेज में आप देख सकते हैं। हालांकि यासा नाम के इस चक्रवात का असर देश के एक हिस्से में ही रहा, जिससे देश के दूसरे हिस्से के लोगों ने राहत की सांस ली थी। यानी कि जो यह फिजी की कैपिटल है, फिजी की कैपिटल, वहां यह चक्रवात नहीं आया था। और चक्रवात का नाम मत भूलिएगा दोस्तों, पूरे साल में कई चक्रवात आने वाले हैं 2021 में। तो यहां सबसे पहला चक्रवात आया है फिजी में, यासा। और इस यासा की रफ्तार है वो करीब 345 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। 2 जनवरी 2021 को भारत ने चक्रवात प्रभावित फिजी को हाल ही में राहत सामग्री भी भेजी है, यानी कि फिजी देश की सहायता भी भारत देश ने की है। और जब बात करते हैं फिजी कंट्री की, तो आप मैप में देखिए कि मैप में कहां पर स्थित है। तो दोस्तों यहां पर हमारी जो पृथ्वी है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। ऊपर है उत्तर गोलार्ध और नीचे है दक्षिण गोलार्ध। और यहां पर है यह फिजी कंट्री, और यहां पर दोस्तों न्यूजीलैंड और यहां पर ऑस्ट्रेलिया। क्लियर लोकेशन? दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीपीय देश है जिसकी कैपिटल का नाम है सुवा। और फिजी की करेंसी है फिजियन डॉलर। फिजी के राष्ट्रपति कौन है? जियोजी कोनरोते। इमेज में देख सकते हैं जियोजी कोनरोते, वो फिजी के राष्ट्रपति। और फिजी के प्रधानमंत्री है फ्रैंक बैनिमारामा। फ्रैंक बैनिमारामा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम किसने पारित किया है? मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है अमेरिका ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। इस अधिनियम के अनुसार 2020 और 2022 के बीच यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, शॉर्ट में बोले तो USAID, द्वारा पाकिस्तानी महिलाओं को कम से कम 50% छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। और यह पाकिस्तान में शिक्षा कार्यक्रमों तक पहुंच में सुधार और विस्तार करने के लिए किया जा रहा है। और यह अधिनियम USAID के लिए कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति की संख्या के बारे में अमेरिका कांग्रेस को जानकारी देना अनिवार्य बनता है। और USAID ने 2010 से अब तक पाकिस्तान की युवा महिलाओं को 6000 से अधिक छात्रवृत्ति प्रदान की है। और यह छात्रवृत्ति पाकिस्तानी महिलाओं को पाकिस्तान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करते हैं। और जब उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो हम जिक्र करना चाहेंगे मलाला यूसुफजई का। यह मलाला यूसुफजई कौन है? मलाला महिला शिक्षा के लिए एक पाकिस्तानी कार्यकर्ता है। वह सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता भी है। तकरीबन 17 साल की आयु में नोबेल पुरस्कार उसे दिया गया था और उन्होंने महिला शिक्षा के लिए तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और दोस्तों जब अमेरिका की बात आई तो अमेरिका के द्वारा हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो एक और क्वेश्चन भी हमें याद रखना है, लीजन ऑफ मेरिट निम्न में से किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? अमेरिका देश का सर्वोच्च सम्मान है लीजन ऑफ मेरिट, जो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री को मिला। 13वां क्वेश्चन, साल 2020 में इंटरनेट शटडाउन से किस देश को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? 2020 के वर्ष में इंटरनेट शटडाउन की वजह से हमारे ही देश भारत को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत। हर साल इंटरनेट शटडाउन से किस देश को कितना नुकसान होता है उसका लेखा जोखा किस पोर्टल की तरफ से जारी किया जाता है? तो हमें याद रखना है
टॉप 10 VPN पोर्टल के द्वारा यह लेखा जोखा जारी किया जाता है। और इस पोर्टल के मुताबिक भारत को 2020 में इंटरनेट शटडाउन की वजह से कितने डॉलर का नुकसान हुआ है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते दोस्तों। 2.5 बिलियन US डॉलर का नुकसान भुगतना पड़ा है हमारे भारत देश को। और 2020 में भारत में कितनी बार इंटरनेट शटडाउन किया गया? 75 बार। और टॉप 10 VPN की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया 2020 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा भारत में ही इंटरनेट शटडाउन हुए हैं। इस लिस्ट में भारत पहले स्थान पर, दूसरे नंबर पर है बेलारूस और तीसरे स्थान पर है यमन। लेकिन भारत इसमें यह इंटरनेट शटडाउन में पहले स्थान पर क्यों रहा? इसकी वजह है यह जम्मू कश्मीर, क्योंकि इस बार लगभग 7 महीने तक जम्मू कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन रहा। और इंटरनेट शटडाउन सरकार ने आर्टिकल 370 हटाने के बाद यह शटडाउन करने का फैसला किया था। क्लियर? 14वां क्वेश्चन, हाल ही में पथराव करने वालों के खिलाफ एक नया कानून किस राज्य की सरकार ने पारित किया है? पथराव करने वालों के खिलाफ एक नया कानून पारित करने जा रहा है मध्य प्रदेश। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार पथराव करने वालों के खिलाफ एक नया कानून बनाने जा रही है। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि पत्थर फेंकने वाले उपद्रवियों को कठोर दंड दिया जाएगा। और पहले क्या हुआ करता था? पहले इस तरह के अपराध के खिलाफ मामूली कार्यवाही होती थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार सख्त सजा के लिए कानून बना रही है। यह घोषणा की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और जब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो आप देख सकते हैं मध्य में स्थित है, इसीलिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल का नाम है भोपाल। भोपाल को राजा भोज की नगरी और जिलों की नगरी भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसा कि मैंने बताया शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के जो राज्य प्रतीक है वो राजकीय पशु है बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफेद लिली। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी का नाम है शाह बुलबुल, बोले तो पैराडाइज फ्लाई कैचर। और मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। और मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है सोयाबीन। 15वां क्वेश्चन, सुर्खियों में रही मेरा गांव मेरा गौरव योजना कब शुरू की गई थी? सुर्खियों में रही मेरा गांव मेरा गौरव नामक योजना 2015 में शुरू की गई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2015। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च की पहल मेरा गांव मेरा गौरव के तहत गोवा के कुछ गांवों में कचरा निपटान हेतु ग्राम पंचायतों के मार्गदर्शन में एक अभियान चलाया गया। और ICAR कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन यानी कि डेर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है। और अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच आपसी समझ और तालमेल को बढ़ाना है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत नामक कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच आपसी समझ और तालमेल को बढ़ाना है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है विश्व मेवाड़ा, परमार बालकृष्णा, रेखा नीनामा, सुरेखा चौहान। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। चावड़ा पूजा, हंसा कोली पटेल, किंजल लिंबाचिया और रविंद्र भानवर। इन सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूं तो बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड्स सही आंसर लिखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ हम सैंपल के तौर पर कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड की ही कमेंट ले सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, हाल ही में मौत की सजा को समाप्त करने का निर्णय किसने लिया है? 4 देश के नाम आपकी स्क्रीन पर है और आप बताइए, कल ही मैंने आपको बताया था कि मौत की सजा को समाप्त करने का निर्णय किस देश ने लिया है। आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपसे एक छोटी सी उम्मीद रखता हूं, इस वीडियो की लिंक आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। और शेयर करने के लिए आप चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो भी सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं उनके जरिए वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।